वेलकम अगेन माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने 1.1 रिलेशन की एक्सरसाइज की क्वेश्चन किए थे और आखिरी के 3 नेक्स्ट क्लास के लिए यानी कि आज के लिए छोड़ दिए थे। फटाफट अपन ये 3 क्वेश्चन करके फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है साहब। इसमें आई थिंक 11 तक का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ये कहा गया है कि शो दैट the relation R defined on the set A of all triangles. A be the set of all triangles, and R relation be the relation that T1 comma T2 such that T1 is similar to T2. ये वैसे कर चुके हैं अपन, ले तेजी से करवा देता हूँ इसको। इसको कॉन्वेंसी प्रूव करनी है, फिर छोटा सा एक अटैच पार्ट है वो भी कर लेंगे अपन। we have T1 is congruent to is similar to T2। सिमिलर ही है ना सर, एक बार देख ले जरा। T1 is similar, yes, T1 is similar to T1। T1 we know that every triangle is similar to itself, which implies that T1 comma T1 belongs to R. R is reflexive. Let T1 comma T2 belongs to R. T1 comma T2 belongs to R या T2 comma T1 belongs to R दिखाना है। Implies that T1 is similar to T2. Implies that T2 is similar to T1. Implies that T2 comma T1 belongs to R। क्योंकि देखो T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर होगा। इट मींस T2 T1 बिलोंग्स टू R, मींस R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R implies that T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3 implies that T1 is similar to T3 implies that T1 T3 belongs to R। AB है, BC है, AC हो गया, means it is transitive। तो R is transitive। Hence, it is reflexive, symmetric, and transitive. R is an equivalence relation। इसके आगे अपने को एक दिया हुआ है साहब, फटाफट मैं इसका अटैच पार्ट बता देता हूँ। तो T1 ट्राइंगल की तो साइड हमें दी हुई है कितनी, 3 4 5, 3 4 5। T2 ट्राइंगल की साइड हमें दी हुई है 5 12 13, 5 12 13। एंड T3 की साइड दी हुई है हमें, T3 की साइड दी हुई है 6 8 10, 6 8 10। बताओ भाई कौन किससे रिलेटेड होगा? जो कौन किससे रिलेटेड होगा? वो जो कि आपस में सिमिलर हैं। 10th क्लास में आप सिमिलरिटी की वो देख के आए हो, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ये दो राइट ट्राइंगल देख करके सिमिलर मत के देना जल्दबाजी में। साइड्स का रेशियो इक्वल किसका है? इसका और इसका। T1 is similar to T2 as 3/6 is equal to 4/8 is equal to 5/10। Therefore T1 T3 belongs to R। ये आपका अटैच पार्ट हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये इसका अटैच पार्ट हुआ। इसका अटैच पार्ट देखें। बारह के बाद 13वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल स्टेटमेंट वैसे ही चलेंगे, मैं तो इसलिए करा रहा हूँ कि आपके फ्लो में आ जाए।
इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आए ना था आप लोग इसके लिख करके कंप्लीट करके अपने 4 नंबर लो इसके यार, खत्म करो बात। अगला देखिए साहब, आर विद सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। ए सेट हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, और आर रिलेशन दिया हुआ है हमें P1 comma P2 such that P1 and P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides. इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, और इसका एक अटैच पार्ट और है, we have P1 is similar to, या P1 पहले ये लिखो भाई, पहले ये लिखो, ये तो बाद में कंफ्यूजन निकालेंगे। P1 and P1 have same number of sides. सेम नंबर ऑफ साइड्स होते ही P1 is similar, P1 comma P2, P1 comma P1 belongs to R. P1 and P1 and same number of sides, it means P1 comma P1 belongs to R. R is reflexive. Symmetrically ले लो, let P1 comma P2 belongs to R. देखो थोड़ा सा अंतर है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में, ये अंतर बहुत ध्यान से समझ लेना। इसमें तो अपन ये लेके चलते हैं, इसमें P1 comma P1 प्रूव करते हैं, लेके क्या चलते हैं P1 and P2 have same number of sides, we have करके, it means P1 comma P2 have same number of sides, which implies that P2 and P1 have same number of sides. It means P2 comma P1 belongs to R. R is symmetric. सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए लेट P1 comma P2 belongs to R and P2 comma P3 belongs to R implies that P1 and P2 have same number of sides. P2 and P3 have same number of sides. Therefore P1 comma P2 comma P3, क्योंकि देखो P2 दोनों में कॉमन है, जितने इसके हैं उतने इसके होंगे और जितने इसके हैं उतने इसके होंगे, तीनों के have same number of sides. But we are interested in P1 and P3. P1 and P3 have same number of sides, which implies that P1 comma P3 belongs to R. R is transitive. R is transitive. It is reflexive, symmetric and transitive. Hence it is an equivalence relation. एक हमें दिया हुआ है, देखो बड़ा ओरली होने वाला है, इसका अटैच पार्ट जो है ना वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इसका अटैच पार्ट में पूछा है ट्राइंगल टी, इसकी साइड्स दी हुई हैं, टी की साइड हमें दी हुई है 3 4 5, 3 4 5। हमें वो सेट ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं पी आर के जो इससे रिलेटेड होंगे। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है, सेट क्या है, P1 comma P2 have same number of sides. ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, 3। तो T will be related to T will be related to all triangles। मतलब साइड कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, तो उससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना, राइट ट्राइंगल वगैरह कुछ नहीं कहना अपने को। रिलेशन है हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, कहीं वो काइंड्स ऑफ ट्राइंगल नहीं कह रहे, ट्राइंगल रिलेटेड करेगा ट्राइंगल से। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल T1 के जो रिलेट करेंगे ना वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होगा। देखें नेक्स्ट वाला, वो मेरे ख्याल से 2 बजे के बाद तो MCQ वगैरह बचे।
एक क्वेश्चन वो पैरेलल वाला भी करवा चुका हूं मैं, लेकिन अच्छा है थोड़ा सा लिखने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप भी देखो कंजूसी मत करना, सब काम सारे क्वेश्चनों में एक जैसे, भले ही एक जैसे स्टेप्स हो, लेकिन लिख लेना इतने, और इतने अच्छी तरह से तुम्हें ये स्टेप्स याद हो जाएंगे कि आप बिल्कुल कहाँ बिना गलती किए वहां पे आंसर देख के आओगे। हाँ जी, वो पैरेलल वाला देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें हमें दिया हुआ है साहब एक्स वाई प्लेन में एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल L1 कॉमा L2 ओहो ट्रायंगल चल रहा है, L1 कॉमा L2 सच दैट L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2। इस रिलेशन के बारे में हमें कमेंट करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। We have L1 is parallel to L1, every triangle, every straight line is parallel to itself। मैंने पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। Implies that L1 comma L1 belongs to R, R is reflexive, reflexive हो गया। Let L1 comma L2 belongs to R, implies that L1 is parallel to L2, implies that L2 is parallel to L1, implies that L2 comma L1 belongs to R, R is symmetric, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए लेट L1 comma L2 belongs to R, L2 comma L3 belongs to R, implies that L1 is parallel to L3 and L2 is parallel to L3, implies that L1 is parallel to L3, implies that L1 comma L3 belongs to R। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बस थोड़ा सा मैं तेजी से चल रहा हूँ। L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 is parallel to L3, तो ये होते ही L1 comma L3 belongs to R। R is transitive, it is reflexive, symmetric and transitive, it is an equivalence relation। अगर कहा है तो ये लाइन पे लिख दो। अब इसका अटैच पार्ट ये है कि आपको शो दैट R is an equivalence relation, therefore R is an equivalence relation। ठीक है साहब। अब इसके अटैच पार्ट में देखिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इस लाइन से रिलेट करने वाली सारी लाइनें आपको सेट ऑफ लाइंस बतानी है, ठीक है। तो मतलब इससे कौन रिलेट करेगी? जो इसके पैरेलल होगा। इसके पैरेलल लाइन किस टाइप की होंगी? जिनका स्लोप बराबर होगा। इसका स्लोप क्या है? 2, y इज लो mx प्लस c, m स्लोप होता है। तो रिक्वायर्ड सेट ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x प्लस c दे दो। c में भी एनी नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो इसके पैरेलल होंगी। तो ये सारा होता है इसके पैरेलल लाइंस का। जैसे ये देखो, इसका नाम है इक्विवेलेंस क्लासेस, जो पर्टिकुलर एलिमेंट के से रिलेट करती हैं। आरडी के मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा इक्विवेलेंस क्लासेस के। ये अपना रिलेशन फंक्शन का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में ध्यान में है। इक्विवेलेंस क्लासेस का एक आध बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो मैं करा दूंगा। इनडायरेक्टली अपन कर ही रहे, रिलेशन को प्रूव कर दिया, फिर कोई एक इसका एलिमेंट बता दिया, ये एलिमेंट बताया उन्होंने, इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस बताओ। इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब इस एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है ना, उसका सेट बताइए आप। तो इससे रिलेटेड हमने ये बता दिया, these set of lines will be related to this, so equivalence classes of this line is this line।
ये होता है इसका इक्विवेलेंस क्लासेस। खैर आरडी में से मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बाकायदा इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना बताऊंगा, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो यार एक बार, बड़ा चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, और अभी इसकी मिसलेनियस में और आएगा दोबारा रिलेशन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सब करने के साथ साथ चले जाओ, सब बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया नंबर आएंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। चौदह के बाद अब तो मेरे ख्याल से एमसीक्यू बचे हैं यार। देखो भाई ये दिया हुआ है आर रिलेशन 1 2 3 4 है, ए सेट जिस पर डिफाइंड है ना, ये तो दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, और आर रिलेशन दिया हुआ है 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 4, and 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2, ठीक है, और इसको कर दो डब्बा बंद। ये है। अब इसमें एमसीक्यू में अपने को सिलेक्ट करना है किस टाइप का है। देखो पहली चीज तो अपन क्या देख रहे हैं, 1 1 है, 2 2 भी है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो मीन्स ये तो रिफ्लेक्सिव तो यस हो गया, रिफ्लेक्सिव यस। सिमेट्री देखो, सिमेट्री है 1 3 का 3 1 नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक नो। और ट्रांजिटिव 1 3 3 3 1 3 यस है, 3 3 3 2 3 2 ये भी है, और ट्रांजिटिव 1 2 2 2 1 2 ये ट्रांजिटिव यस। देखो क्या है ऑप्शन, it R is reflexive and transitive but not symmetric, reflexive and transitive but not symmetric, ये शायद आपका ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। 16 देख लीजिए, 16 देख लीजिए, आर रिलेशन नेचुरल नंबर पे दिया है, आर ऑन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू set of all a comma b such that a is equal to b minus 2 and b is greater than a। अब इसको अब हम नेगेटिव अप्रोच से करेंगे भाई। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है इसका 2, 4 बिलोंग्स टू आर, बी पार्ट है इसका क्या 3, 8 बिलोंग्स टू आर, एंड सी पार्ट है इसका 6, 8 बिलोंग्स टू आर, या फिर डी पार्ट है इसका 8, 7 बिलोंग्स टू आर। पहली चीज तो देखो नेगेटिव अप्रोच देखें तो b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, b स्मॉलर देन a है। अब इसमें देखो b और a में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है यस, इनमें 5 का अंतर है, ये नहीं हो सकता, इसमें 2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है, ठीक है। अब फर्दर ये टेस्ट लगा के देखो कि a आएगा b माइनस 2 करके, a 2 है और b माइनस 2 हो जाएगा आपका, एक और कंडीशन दी हुई होगी यार इसके अंदर, b ग्रेटर देन 6 भी तो दिया हुआ है यार, b ग्रेटर देन 6 है, वो तो बोलो दोनों ही सही हो रहे हैं इसकी स्थिति में। तो ये दिया हुआ है साहब b ग्रेटर देन 6, b ग्रेटर देन 6 है, ये हटाओ, a नहीं था, b ग्रेटर देन 6 है। अब बता दो कौन सा हो जाएगा, हो गया ना क्लियर कट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दोनों में 2 का अंतर है, b ग्रेटर देन 6 से, b 6 से बड़ा है, खत्म बात। तो ये 1.1 एक्सरसाइज का आपका समापन हुआ। टेम्परेरीली वापस आएगा, मिसलेनियस में वापस आएगा, खैर आने दो, आने दो, और आपके प्री बोर्ड में भी आने दो, बोर्ड में भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह करके आएंगे। अब अपन देखो बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन की।
ठीक है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन f फ्रॉम ए सेट A टू ए सेट B, function f from A to B, it is an association which associates every element of A to a unique element of B. It is an association, दोबारा बताता हूँ, it is an association which associates every element of A to a unique element of B. ठीक है। जरा मैं 11th क्लास का ही है वैसे तो, लेकिन आपको रिकॉल कराने के लिहाज से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि 11th क्लास में मैंने बताया था तुम्हें तो क्या बच्चों को बताता था कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। तो ये थोड़ा सा अंतर समझ लो रिलेशन फंक्शन के बीच का, वैसे आता है सबको, जस्ट रिकॉल कराने वाली बात है। 2-3 मैं ये एरो डायग्राम बना देता हूँ। ये A है, ये आपका B है। f इज फंक्शन फ्रॉम A टू B। ये 1 2 3 4 A B C D, 1 गया A पे, 1 गया B पे, 2 गया C पे, 3 गया D पे, 4 भी गया D पे। ये तो है फर्स्ट, और सेकंड ले लो 1 2 3 4, और ये आ जाएगा आपका A B C D E। 1 गया A पे, 2 गया B पे, 3 गया B पे। ये है G, फंक्शन फ्रॉम A टू B। ये सेकंड हो गया। और एक बनाओ आप, दिस इज 1 2 3 4, और ये ले लो आप A B C D E F। 1 गया A पे, 2 भी गया A पे, 3 गया C पे, 4 गया E पे। This is FGH is a function from A to B। अब जरा विचार करिए भाई 1 2 3 में से कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? इट इज एन एसोसिएशन विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ A टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ B। अब मैं आपको बताता हूं, देखो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि ये यूनिकली मैप्ड नहीं है। इसमें 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी 2 डिफरेंट इमेजेस हैं। इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज ए रिलेशन बट इट इज नॉट ए फंक्शन। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। 2 एलिमेंट की सेम हो सकती है, 2 एलिमेंट सेम हो सकती है इमेज, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। नॉट ए फंक्शन। ये इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A, इसमें 4 एलिमेंट ऐसा छूट गया है जिसकी कोई इमेज नहीं है। सो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज रिलेशन, इट इज रिलेशन। ये बराबर फंक्शन है, यस इट इज ए फंक्शन बिकॉज हर एक एलिमेंट यूनिकली मैप्ड है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक से ज्यादा नहीं है। 1 की A है, 2 की भी A है, 3 की C है। ये अब ये फंक्शन है तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होता है इसका। डोमेन ये क्या है H, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन। ये आएगा कंप्लीट सेट A। कोडोमेन F H, ये आ जाएगा कंप्लीट सेट T। एंड रेंज H इमेजेस का सेट, ये क्या बनेगा A C एंड A C D। ये इसकी रेंज है, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए भाई। फंक्शन का डोमेन कोडोमेन और रेंज ये निकालना अपने को आना चाहिए। मैं बताता जाऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब अपन बात करते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन। ये तो मैंने बताया फंक्शन क्या होता है, कैसे पहचान करते हैं कि ये रिलेशन नहीं है फंक्शन है। और अब अपन इसकी काइंड्स देखते हैं, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 ऑन टू एंड बाइजेक्शन। 1 1 ऑन टू, पहले तो 1 1 की बात देखते हैं। F function F from A to B will be 1 1
if x1 comma x2 belongs to A such that fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2 for every x1 x2 belongs to A such that fx1 is equal to fx2 तो x1 is equal to x2 और इसकी ऑल्टरनेटिव भी अपन काम में लेते हैं x1 comma x2 belongs to A such that x1 not equal to x2 implies that fx1 is not equal to fx2 ये दोनों ही डेफिनेशन 1-1 की हैं। देखो और मैं आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा कि कौन से केस में अपन ये वाली डेफिनेशन काम में लेंगे, कौन से केस में ये वाली डेफिनेशन काम में लेंगे, मैं बता दूंगा। तो देखो इसका कुल मिला के मतलब ये है कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि अगर इमेजेस सेम होंगी तो एलिमेंट भी सेम होगा, यहाँ कह रहे हैं कि एलिमेंट डिफरेंट होगा तो इमेजेस भी सेम होंगी, डिफरेंट होंगी। मींस डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। दिस इज 1-1। अब आप मेनी वन देखिए, ये तो है 1-1, ये आएगा मेनी वन, इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव मेनी वन विच इज नॉट 1-1। इसमें कह दो इट इज at least two different elements of A have the same image in B। देखो 1-1 तो क्या था, एक एलिमेंट की एक इमेज हो, तो मेनी वन क्या होगा, मेनी वन मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज, ये हो गया आपका मेनी वन। फंक्शन विच इज नॉट 1-1 इज नोन एज मेनी वन। ठीक है, लास्ट में मैं वेरिएंट डायग्राम से भी समझा दूंगा आपको। अब देखो ऑन टू या इसको कह दो सर्जेक्टिव f from A to B will be on to function if for all y belongs to B there exists x belongs to A such that fx is equal to y। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ और इसकी भी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है अपने पास। f will be on to if range f is equal to codomain f। ये भी मैं बता दूंगा कि किस केस में अपन फर्स्ट वाली डेफिनेशन काम में लेंगे, किस केस में अपन सेकंड वाली डेफिनेशन। फर्स्ट केस की डेफिनेशन तो तब काम में लेंगे जब अपने पास रेंज निकालना पॉसिबल नहीं हो। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स में अपन जानते हैं दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, और नेचुरल नंबर वगैरह के अंदर नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, इंटीजर्स हुआ, इसमें अपन रेंज निकाल सकते हैं। तो इसमें ऑन टू चेक करने के लिए ये वाली डेफिनेशन काम में लेंगे अपन क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है साहब, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑन टू फंक्शन वो होगा जिसके अंदर बी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचे जिसकी कोई ना कोई प्री इमेज ए में ना हो। समझे, बी एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए जिसकी की कोई प्री इमेज ना हो। ए का तो खाली हो ही नहीं सकता, तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर ए का खाली छूट गया तो बी का खाली छूट सकता है, वो हो जाएगा इनटू फंक्शन जिसमें कम से कम एक एलिमेंट खाली छूट जाए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो। और अगर एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटे, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है,
तो वो फंक्शन कहलाता है ऑन टू। अब जरा मैं एक बार डायग्राम से चारों क्लियर करवा देता हूँ, एरो डायग्राम बना के चारों के आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। एरो डायग्राम से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो बनाऊंगा ना वो सारे फंक्शन ही होंगे, ऐसा नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं आपसे कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, उधर गई बात पीछे। अब तो बात कर रहे हैं अपन काइंड्स ऑफ फंक्शन की, कौन 1 1 है, कौन 1 2 है, कौन मेनी 1 है। ये एक तो देखिए आप फर्स्ट वाला तो A B C D, और ये है आपका 1 2 3 4 5। 1 गया A पे, 2 गया B पे, 3 गया C पे, 4 गया D पे। F is a function from A to B। सेकंड देखिए, ये है आपका A B C D, और ये है आपका 1 2 3 4। 1 गया A पे, A गया 1 पे, B भी गया 1 पे, C गया 2 पे, और D गया 3 पे। इसमें दे दो F इज फंक्शन फ्रॉम A to B। और एक देखो, ये है आपका A B C D, और इधर है आपका 1 2 3 4। 1 गया 4 पे, B गया 3 पे, C गया 1 पे, और D गया 2 पे। F is a function from A to B। अब जरा इसके अपन काइंड्स के बारे में बात करें। काइंड्स के बारे में बात करें, देखो ये वाला फंक्शन कौन सा होना चाहिए, अलग अलग की अलग अलग इमेजेस है, मीन्स 1 1 हो गया। एक एलिमेंट इसमें खाली छूट गया मीन्स इनटू हो गया, अगर खाली नहीं छूटता तो वो ऑन टू हो जाता। ये तो हो गया आपका 1 1 इनटू 1 1 इनटू फंक्शन हो गया। इसमें देखिए आप, दो एलिमेंट की सेम इमेज है मीन्स मैनी 1 हो गया, एक एलिमेंट खाली छूट गया मीन्स इनटू हो गया। दिस इज मैनी 1 इनटू, मैनी 1 इनटू। अब ये देखो, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस हैं और कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटा है, ये 1 1 ऑन टू है। ये है 1 1 ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव। जो 1 1 ऑन टू होता है वो बाइजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल और फिर अपन एक्सरसाइज का काम करेंगे। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं कल की क्लास में थोड़ा बहुत रिवाइज, नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत रिवाइज करवाता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि फंक्शन को हवा बना के रखते हैं लोग, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 इसमें कहा है A be the set of 50 students of a class of class 10। ठीक है सर, और f is a function from A to नेचुरल नंबर p। इसके बारे में 1 1 और 2 पर विचार करना है अपने को। देखो क्लियर कट 1 1 होगा। अब इसमें अपन ये लिख देते हैं, देखो लैंग्वेज में ही, नो टू students have same roll number, set of 50 student। रोल नंबर का ही था ही यार, क्या लिखा हुआ था, 50 स्टूडेंट। एफ बी फंक्शन देयर डिफाइंड बाय fx, fx इज रोल नंबर ऑफ x।
f(x) इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, ये फंक्शन है। तो अपन कह रहे हैं कि नो टू स्टूडेंट हैव सेम नंबर या डिफरेंट स्टूडेंट हैव डिफरेंट सेम नंबर, विच इंप्लाइज दैट f इज 1 1। अब इसकी बताओ रेंज क्या होगी। रेंज f ये बन जाएगी सेट ऑफ 50 नेचुरल नंबर एंड विच इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो 50 बच्चे हैं तो उनके रोल नंबर भी 50 का सेट होगा, 1 से लेकर 50 तक दे दो, और 2 डिजिट में देना है तो वैसे दे दो, 3 डिजिट में देना है तो 101 से लेकर 150 तक रहेंगे तो 50 ही ना। एंड विच इज नॉट इक्वल टू n, n में इनफाइनाइट होते हैं। रेंज f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन f, तो ये हो गया नॉट ऑन टू, इट इज 1 1 into फंक्शन, इट इज 1 1 into फंक्शन। क्लियर है, क्लियर है। अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 इसमें दिया हुआ है f इज फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू 2x। इसको बताना है कि इट इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। 1 1 के लिए तो वही x1 x2 वाला ले लो। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, कौन सा वाला, ये वाला, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 कैसे निकालेंगे, fx के अंदर x की जगह पे x1 डाल देंगे, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2। fx1 क्या हो गया 2x1, fx2 क्या हो गया 2x2, implies that x1 is equal to x2, implies that f is 1 1। ये 1 1 की डेफिनेशन है। ऑन टू के लिए इसका रेंज निकालना पॉसिबल है। देखो n की 1 2 3 4 वैल्यू दिए जाओ, इससे रेंज निकाले जाओ। रेंज f n को x को 1 दिया तो ये हो गया 2 आया, ये 2 दिया तो आया 4 दिया तो आया 6 8 10 डैश डैश डैश, एंड विच इज नॉट इक्वल टू n। रेंज f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन f, therefore not on to। ये on to नहीं है। वैल्यू निकालना बड़ा आसान है यार। देखो x इज इक्वल टू 1 पे f1 क्या हो जाएगा 2 into 1 means 2, f of 2 क्या हो जाएगा 2 into 2 means 4, f of 3 क्या हो जाएगा 3 into 2 means 6 and so on। इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इससे इतना एलिमेंट्री क्वेश्चन की तो अपन डायरेक्ट रेंज भर सकते हैं। 2 into 1 2 into 2 वैल्यू किस क्या देनी है अपने को, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 डैश डैश डैश, ये आपकी रेंज हो गई। दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 8वें के बाद 9th क्वेश्चन है, सेम है। f इज फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x। देखो फंक्शन तो सेम है लेकिन डोमेन कोडोमेन डिफरेंट है। इसके कारण अपनी 1 1 की तो वही अप्रोच रहेगी, ऑन टू की अप्रोच बदल जाएगी। फर्स्ट वाली ऑन टू की डेफिनेशन हम काम में लेंगे क्योंकि रेंज निकालना है पॉसिबल नहीं है।
1 2 3 4 असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाली वाई वाली अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, 1 1 तो वैसे ही कर दो। लेट करिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R। कौन सा वाला? ये वाला। सच दैट fx1 is equal to fx2 implies that fx1 क्या आ जाएगा? 2x1 is equal to 2x2 implies that x1 is equal to x2 implies that f is 1 1 1 1 हो गया। on 2 के लिए for all y belongs to R, ये R there exist, या इसको पहले मानो y, इसको y मानो। ये जो 2x दिया हुआ है ना, लेट y इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकालो, अभी बस समझा देता हूं मैं। और x इज इक्वल हो जाएगा y बाई 2। देखो अब मेरी बात सुनो, y जो कि 2x के बराबर है। अब जब x इसके अंदर है तो y इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये f इमेजेस का सेट है। y stands for b and x stands for a। तो अब अपन लिखेंगे for all y belongs to R। कौन सा वाला? ये वाला। there exists x which is equal to y by 2 belongs to R। कौन सा वाला? ये वाला। such that f of x is equal to f of y by 2। x क्या है? y by 2। f y by 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? f x के अंदर x की जगह पे y by 2 डाल दो, ये आ जाएगा 2 into y by 2। कट ये आ गया y। अब मैं आपको और 2 वाली जो डेफिनेशन इसमें फिट करके बताता हूँ, देखो कैसे फुलफिल होगा। अपन लिख देंगे hence f is on 2 for every y in b मतलब ये वाला, there exists x in a, ये वाला, such that fx is equal to y। क्या डेफिनेशन लिखाई थी आप चेक कर लेना। फॉर एवरी y इन b देयर एग्जिस्ट सम x इन a सो दैट fx इज y। मींस हर एक y के लिए कहां गया f, कहां गया ये, हर एक इस b के एलिमेंट के लिए कोई ना कोई x इसमें है, सो दैट fx इज y। fx इज y, ये हो गया। तो f is on 2। It is 1 1 on 2। It is 1 1 on 2, hence bijective। अब 10th देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें हमें दिया हुआ है f is function from n to n defined by f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1 and f of x is equal to x minus 1 x is greater than 2। 2 तक की तो अपने को वैल्यू दी हुई है, 2 से ज्यादा की इससे निकालनी है। ठीक है, तो आपको बताना है इसको मिनिमम ऑन 2, मिनिमम ऑन 2 बताना है इसको अपने को। क्लियर कट मिनिमम हो गया। देखो 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है या नहीं है यार। ये अपना ऑन 2 मिनिमम हो गया। लिख दो 1 is not equal to 2 but f of 1 is equal to f of 2 which is equal to 1। Therefore f is not 1 1। ऑन 2 के लिए अपन रेंज निकालना है। इसमें नेचुरल नंबर होने के कारण पॉसिबल है। f of 1 क्या दिया हुआ है? 1। f of 2 क्या दिया हुआ है? 1। f of 3 minus 1 is 2, उससे आएगी, इससे आएगी 2। f of 4 ये आ गया 3 डैश डैश डैश। तो रेंज f क्या आया? ये तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, आगे बढ़ती जाएगी डैश 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 एंड दिस इज इक्वल टू n। रेंज f इज इक्वल टू कोडोमेन f। Therefore f is on 2। It is many one on 2। It is many one on 2। Clear? It is many one on 2। अगला
इसको भी अपन करते हैं अगला। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। हाँ जी, दिस इज इम्पोर्टेंट वन, स्टार लगा दिया इसमें मैंने। एक और मिसलेनियस में भी आएगा ऐसे स्टार लगा हुआ, सेम क्वेश्चन, उसमें इनवर्स और निकलवाएंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं। एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई fx is equal to x square is neither 1 1 nor on 2. It is neither 1 1 nor on 2. अब जरा एक चीज समझ लो, देखो 1 1 की डेफिनेशन दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज कैसे आएगी? अगर यहाँ पे तो वो फंक्शन इवन पावर वाला एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 4 हो, और डोमेन के अंदर ऐसी डोमेन हो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हो, जैसे आर है नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं, जेड है पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में ये 1 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 1 नहीं होगा, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं ना, तो ऐसे केस में अपन प्लस माइनस की सेम इमेज 1 दिखा देंगे। 1 is not equal to -1, but f of 1 is equal to f of -1 is equal to 1. 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर दोनों का 1 आ जाएगा। सो f is not 1 1, नॉट 1 1 आ गया। अब देखो इस पर्टिकुलर, अभी मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में कि आर टू आर में रेंज निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में रेंज निकालना पॉसिबल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर इट कैन नॉट बी नेगेटिव। एक्स स्क्वायर लिख दो यही बात, एक्स वी हैव एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या है? एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एफ एक्स स्टैंड्स फॉर रेंज, रेंज एफ ये बन गई आपकी क्लोज 0 टू इंफिनिटी, विच इज नॉट इक्वल टू आर, क्योंकि आर होता है -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, नेगेटिव पार्ट सब गायब हो गया। रेंज एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन एफ, रेंज एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। आप ऐसा बिल्कुल मत सोच के चलना कि भाई एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर 1 2 होता है, ये डोमेन को डोमेन पे डिपेंड करेगा। अगर डोमेन में केवल नेचुरल नंबर है आपका या होल नंबर है तो वो 1 1 होगा, और इंटीजर है या रैशनल नंबर है या रियल नंबर है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, उसमें प्लस माइनस 1 की अपन सेम इमेज दिखा दिया करेंगे। ये एकदम क्लियर रखना भाई। ये कौन सा कर दिया मैंने? एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ ये वाला करवा दिया 10वां। यार स्टार तो 11वें पे लगेगा, 10वां तो नहीं, 10वां भी कर लो, 11वें पे लगेगा स्टार अपना, 11वें पे लगाओ स्टार। ये जगह चाहिए, पूरी जगह चाहिए, इसके लिए मिटाना पड़ेगा। अब 11वां इंपॉर्टेंट वाला अपन क्वेश्चन कर लें। आपके प्री बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, होम एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। ये है एग्जाम्पल नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई 11वां क्यों 12वां कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर 12वां कर रहे हैं। 11वां तो कर लिया, 12वां कर रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू
12वां है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। पास पास है यार, मिक्सअप होने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एफ एक्स दिया हुआ है हमें x plus 1 when x is odd and it is equal to x minus 1 x is even। इसको हमें शो करना है कि ये क्वेश्चन नंबर ये है इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है, इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है। ठीक है, 1 1 तो वैसे ही करो भाई, 1 1 इसको वैसे ही करो। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, कौन सा वाला, ये वाला, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 केस 1, इसको स्टार लगाना था ना, केस 1 व्हेन x1 x2 both are even। तो fx1 is equal to fx2 implies that even के केस में fx1 क्या हो जाएगा, x1 plus 1 is equal to x2 plus 1, दोनों even है, इसलिए ये वाला केस लगेगा। 1 से 1 कटा, implies that x1 is equal to x2, तो इस केस में आ गया आपका 1 1। सेकेंड केस लो, केस नंबर 2, when x1 x2 both are odd, दोनों odd हैं, then fx1 is equal to fx2 implies that odd के केस में क्या आएगा, x1 minus 1 is equal to x2 minus 1, 1 से 1 cut, implies that x1 is equal to x2 again, which means 1 1। अब केस 3 ले लो, केस 3 when x1 is odd and x2 is even, तो x1 not equal to x2 हो जाएगा, because any odd number is not equal to an even number। तो देखो ये odd लिया था ना, odd के अंदर तो +1 कर दो, और x1 plus 1, तो ये even बन गया कि नहीं बन गया, odd के अंदर एक जोड़ा तो even बन गया, is not equal to x2 even था तो इसमें से माइनस कर दो, x2 minus 1, तो ये odd बन गया, ये ऑड था तो ये इवन बन गया, ये इवन था तो ये ऑड बन गया, अगेन दे आर नॉट इक्वल, इंप्लाइज दैट ये तो है आपका fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, इस केस में भी हो गया आपका 1 1, वो अल्टरनेटिव डेफिनेशन 1 1 की। इफ x1 is not equal to x2 then fx1 is not equal to fx2 then function is on 2। तो तीनों केस में देखो आपका 1 1 1 1 1 1, hence now we can say that hence f is 1 1 हो गया। अब on 2 के लिए आप रेंज निकाल लीजिए, on 2 के लिए रेंज निकाल लीजिए। देखो f of 1 क्या होगा, किससे आएगा, ऑड से, ये आ गया 2। f of 2 किससे आएगा, इवन वाले से, ये आ गया 1। f of 3 किससे आएगा, इससे, ये आ गया 4। f of 4 ये आ जाएगा 3। Therefore dash 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 range f इस इक्वल टू आया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये dash 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 and this is equal to n। Range f is equal to codomain f, function is on 2, here function is 1 1, so f is bijective, it is 1 1 and on 2, hence function is bijective। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल तो पूरे कर ही लें यार, एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कितने बचे, एग्जाम्पल के बाद आज की ऑफ कर देंगे और फटाफट दूसरी क्लास में लूंगा आपकी। आपका देखो कोर्स ज्यादा है, आपका क्लास का ड्यूरेशन भी ज्यादा रखूंगा, टाइम भी ज्यादा रखूंगा,
और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लूँगा मैं आपकी क्लास, क्योंकि भाई कोर्स कंप्लीट करना है अपने को आपके एग्ज़ाम से काफ़ी पहले, जिससे कि मैं रिवाइज भी करवा सकूँ आपको। थर्टीन्थ देख लीजिए, 13th और 14th है, तो इसके बाद अपन ऑफ कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, ये सेट है F1, 2, 3 टू द सेट 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर ये कह रहे हैं कि ऑन टू है तो वो नेसेसरीली 1, 1 हो जाएगा। और इससे अगले एग्जाम्पल में कहा है कि अगर ये फंक्शन 1, 1 है तो वो ऑन टू नेसेसरीली होगा। यही है ना क्वेश्चन, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन f इज ऑलवेज 1, 1, और अगले में पूछा है शो दैट ए 1, 1 फंक्शन इज नेसेसरीली ऑन टू फंक्शन। पहले तो अपन इसको ऑन टू ले रहे हैं और 1, 1 प्रूव कर देंगे। इसको करेंगे कंट्राडिक्शन से। लेट इफ पॉसिबल f is not 1, 1, 1, 1। देखो ऑन टू दिया हुआ है, हमें 1, 1 प्रूव करना है। कंट्राडिक्शन क्या माना, से लेट f is not 1, 1, not 1, 1 है, implies that at least 2 एलिमेंट से 1, 2 have same image say 1 in B, यहाँ पे कह दो 1 and 2 in A। देखो मान लिया मैनी वन होने का मतलब क्या है, कम से कम 2 एलिमेंट की सेम इमेज ही हो। कम से कम 2 एलिमेंट अपन ने मान लिया 1, 2 सेम इमेज मान ली 1, 2 की सेम इमेज माना कि 1 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इमेज ऑफ 3 मे बी आइदर 2 और 3। देखो 1, 2 की तो इमेज आ गई 1, बचे 2 एलिमेंट, बचा 1 एलिमेंट, तो 1 एलिमेंट की या तो 2 होगी या 1 एलिमेंट की 3 होगी। दोनों ही केस में 1 एलिमेंट बी का खाली छूट जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट आइदर 2 और 3 डज नॉट हैज इट्स 3 इमेज, या तो 2 की, क्योंकि अगर 3 इमेज है इसकी 3 की तो 2 खाली छूट गया, और अगर 2 है तो 3 खाली छूट गया, तो दोनों में से कोई एक खाली छूट जाएगा, विच इज ए कंट्राडिक्शन। एज f is ऑन टू दिया हुआ है, इट मीन्स ये है कि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, और हमने प्रूव कर दिया कि इसका एक एलिमेंट खाली है। Hence our assumption was wrong. Hence our assumption was wrong. F is 1, 1. F is 1, 1. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट कायदे से लिखे हैं ना, ऐसे ही आपको लिखने हैं, मीनिंगफुल स्टेटमेंट। अगला करते हैं अपन, लास्ट एग्जांपल इसका, इसके बाद अपन आज के लिए तो इसको ऑफ कर देंगे। और क्वेश्चन जब ये समझे हुए होंगे ना, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, खटाखट होंगे क्वेश्चन। ये तो मैं छोड़ देता हूँ लिखा हुआ, क्योंकि यही है डोमेन कोडोमेन। अगला वाला ऑन 1, 1 दिया हुआ है, अपने को ऑन टू प्रूव करना है। बिल्कुल इसी तरीके के स्टेटमेंट लिख देंगे। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है ऑन टू
इसको प्रूव करना है 1-1। 14 पे देख लो ना, ये शो दैट ए ऑन 1-1 फंक्शन है, शो दैट ए 1-1 फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, and on to फंक्शन, ये 1-1 फंक्शन, ये तो पहले वाला क्या था यार, अब आप इसको ले लीजिए, 1-1 है और ऑन टू प्रूव करना है। ये 1-1 तो दिया हुआ है और प्रूव करना है अपने को ऑन टू। अब इसमें कंट्राडिक्शन से मान लो कि दिस इज नॉट ऑन टू, लेट इफ पॉसिबल f is not on to। ऑन टू नहीं होने का मतलब क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट इसका खाली छूट गया है, लिख दो वो बात, एटलीस्ट वन एलिमेंट से 3 ऑफ बी, बी का मतलब बाद वाला सेट, does not has its pre-image in A। इस 3 एलिमेंट की इसके अंदर कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये इसकी कुछ नहीं है, 2 एलिमेंट की 3 प्री इमेज है, 2 एलिमेंट से 2 एलिमेंट्स 1,2 have 3 pre-images in A, in B, B के बचे हुए 2 एलिमेंट की 3 प्री इमेजेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एट लीस्ट 2 एलिमेंट ऑफ A हैव सेम इमेज इन B। देख लीजिए, ये तो मैंने कर दिया बंद। अब आपको मैं ये समझा देता हूं क्या लिखा है, क्या इसका मतलब निकला। ऑन टू प्रूव करना था, हमने इसको इनटू मान लिया। इनटू का मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज का मतलब इसके अंदर, तो यहां तो बचे 2, यहां बचे 3। तो 2 एलिमेंट की 3 प्री इमेज कब होंगी, जब इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज हो, यानी कि 2 एलिमेंट की एक इमेज हो, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो। यही अपन कह रहे हैं, एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऑफ ए हैज सेम इमेज, विच इज ए कंट्राडिक्शन। लिख दो, विच इज ए कंट्राडिक्शन। एज fx इज 1-1 होने के कारण 2 एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होंगी, 2 एलिमेंट की 2 ही इमेज होनी चाहिए। Hence our, ये लाइन लिख देना, hence our assumption was wrong, fx is onto also। So फाइनाइट सेट के अंदर तो ये क्या नतीजा निकला, अगर ए और बी फाइनाइट सेट है तो अगर कोई 1-1 फंक्शन है तो वो नेसेसरीली ऑन टू भी होगा, और कोई ऑन टू फंक्शन है तो वो नेसेसरीली 1-1 भी होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक आप तैयारी कीजिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपको बाय।